नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल की एक नई शुरुआत में जिसका नाम है एडिटोरियल एनालिसिस। इस प्रोग्राम में हम अंग्रेजी के अखबारों जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में छपे उन एडिटोरियल्स का विश्लेषण करेंगे जो विद्यार्थियों की समझ को गहरा बनाने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। अगर किसी दिन किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर 2-3 अखबारों में अच्छे लेख या एडिटोरियल्स आए हैं तो हम उन्हें एक साथ लेकर भी एनालाइज करेंगे। इस प्रोग्राम में हम मुख्यतः 3 चीज़ों पर ध्यान देंगे। पहला, एडिटोरियल का यूपीएससी से लिंक स्थापित करना। दूसरा, एडिटोरियल के मुख्य बिंदुओं को समझना। और तीसरा, उन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर प्रकाश डालना जिनका जिक्र एडिटोरियल में आया है या जो एडिटोरियल को समझने के लिए ज़रूरी है। मेरा नाम दीपशिका है और मैं दृष्टि आईएएस में सीनियर एडिटर हूँ। कोशिश रहेगी कि पूरा प्रोग्राम हिंदी में हो, लेकिन टेक्निकल शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में ही किया जाएगा ताकि आपकी वोकैबुलरी में भी बढ़ोतरी हो। अगर आपको कोई शब्द समझने में दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ऑडियंस में से ही कोई आपको शब्द का हिंदी सब्स्टिट्यूट बता देगा। बीच बीच में ये भूमिका हमारी टीम भी निभाती रहेगी। आशा है आप सभी को दृष्टि आईएएस की ये पहल पसंद आएगी। अपने सुझाव एवं राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल द हिंदू अखबार में आया प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्टर्स नाम से, और ये बात करता है जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं इंडिया के, यानी डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल वर्कर्स, उनके लिए जो सख्त कानून सरकार लेके आई है उन पे हो रहे हमलों को ध्यान में रखते हुए उसके बारे में रोशनी डालता है। यूपीएससी सिलेबस से लिंक देख लेते हैं। जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से लिंक कर सकते हैं आप, और इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, स्पेशली हेल्थ और ह्यूमन रिसोर्स से लिंक कर सकते हैं। की पॉइंट्स में स्वास्थ्य कर्मियों को कार्य करने के लिए हिंसा और दुर्व्यवहार मुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे वो आराम से अपना कार्य कर सके, क्योंकि वैसे भी वो बहुत सारे डेंजर्स का सामना करते हुए हमें हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहे हैं। पैंडेमिक जो कि कोविड-19 इस टाइम पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, उसके बावजूद वो अपने घरों में ना रह के, सेफ घरों में अपने बंद ना रह के बाहर आके हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो हमें कम से कम इतना करना चाहिए कि उससे व्यवहार जो हो हमारा वो सद्व्यवहार हो, दुर्व्यवहार ना हो, और हिंसा तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भारत में नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण कई जनवरी के अंत में जब पहला मामला दर्ज हुआ है, उसके बाद से कई स्वास्थ्य कर्मियों के अगेंस्ट दुर्व्यवहार और हिंसा के मामले सामने आए हैं। और ज़्यादातर ये तब हुआ है जब जो स्वास्थ्य कर्मी थे वो कुछ क्षेत्रों में गए हैं, वहाँ पे जिन लोगों पे संदेह था कि शायद वो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनका सैंपल्स कलेक्ट करने जब वो गए तब उनके ऊपर ऐसे हमले हुए हैं। कुछ स्वास्थ्यकर्मी जब ड्यूटी से अपने घर लौट रहे थे तब भी उनको अपने घरों में प्रवेश करने से रोका गया है। कुछ मामलों में उन्हें अपना जो फ्लैट जहाँ पे वो रह रहे हैं रेंट पे, या घर परिसर जो है, सोसाइटी है, वहाँ से खाली करने के लिए बोला गया। चेन्नई में हाल ही में अभी एक केस आया था जहाँ पे एक न्यूरो सर्जन जो है 19 अप्रैल को कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई थी, और कुछ लोगों ने उनको अच्छे से दफनाने भी नहीं दिया क्योंकि वो हेल्थ वर्कर थे। और हेल्थ वर्कर्स के अगेंस्ट कितना लोगों में गुस्सा है और कितनी हिंसा और दुर्व्यवहार की भावना है, ये हम यहाँ से देख सकते हैं कि इन सारे मामलों को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसको संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बना दिया है। संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस और गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल। अगर आप ऐसा कोई भी अपराध करते हुए पाए गए तो आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, यानी आपको अरेस्ट करने के लिए पुलिस को किसी भी तरीके की वारंट की ज़रूरत नहीं है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का यही मतलब होता है। और नॉन बेलेबल होगा, यानी आप बेल देकर बाहर नहीं आ सकते। तो इतना सख्त कानून लेके आई है केंद्रीय सरकार। अगर चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ आप हिंसा करते हैं, उन्हें चोट या क्षति पहुंचाते हैं या उनकी संपत्ति को नुकसान करते हैं, तो ऐसे केस में आपको उनको मुआवजा भी प्रदान करना पड़ेगा। सारा जो कानून है वो ऑर्डिनेंस के तहत एपिडेमिक्स एक्ट जो है इंडिया का, महामारी रोग अधिनियम 1897, उसमें संशोधन करके लाया गया है। जो कानून है वो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है, कॉग्निजेबल है यानी किसी वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉन बेलेबल है यानी आप बेल के तहत बाहर नहीं आ सकते। एपिडेमिक्स डिसीजेस एक्ट जो है इंडिया की, यानी महामारी रोग अधिनियम, उसमें अमेंडमेंट करके लाया गया है। और कैसे लाया है? ऑर्डिनेंस के रास्ते के थ्रू, क्योंकि अभी पार्लियामेंट हमारी सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस के थ्रू लाना पड़ा है। ये चीज़ें आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। बहुत बार देश में
देखा गया है कि कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ दुर्व्यवहार और हिंसा के मामले सामने आए हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा। इसका मेन जो रीज़न है, ऐसे हमलों के कारण क्या है, वो भय और अज्ञानता है। काफ़ी लोगों के पास सही जानकारी नहीं है कि ये जो डिसीज़ है वो कैसे स्प्रेड होती है, तो इसलिए वो डरे हुए हैं और सही नॉलेज ना होने की वजह से वो हेल्थ केयर वर्कर्स पे ही अटैक कर रहे हैं। इसके बाद दिल्ली में जो तबलीगी जमात वाला मामला हुआ था, उसके बाद से कोविड-19 महामारी को एक सांप्रदायिक रंग मिलना शुरू हो गया। ऐसे में जब उनके सैंपल्स कलेक्ट करने गए हैं स्वास्थ्यकर्मी थे, उनके अगेंस्ट दुर्व्यवहार हुआ है, हिंसा हुई है। इसके अलावा कलंक और अलगाव की जो आशंका कि अगर आपको कोविड पॉजिटिव पेशेंट टैग कर दिया गया, सोसाइटी में ऐसा भी कई बार देखा गया कि लोगों ने बात करना छोड़ दिया है, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो उन तक पहुंचनी बंद हो गई हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि उनका टेस्ट हो और पता चले लोगों को कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, और सिर्फ इस डर की वजह से वो सैंपल कलेक्ट करने जो स्वास्थ्यकर्मी आते हैं सोसाइटीज़ में, उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जो टर्म शुरू में यूज़ की गई थी कि लोग दूरी बना के रखें, फिज़िकल दूरी एक ज़रूरत जो है इस महामारी को रोकने के लिए, उसकी जगह WHO ने उसका नाम फिज़िकल डिस्टेंसिंग कर दिया है, जिससे लोगों के बीच किसी भी तरीके का स्टीरियोटाइप या किसी भी तरीके का स्टिग्मा ना हो किसी कम्युनिटी के लिए, किसी तरीके के लोग जिसके अंतर्गत लोग कुछ लोगों को गलत तरीके से ट्रीट करें। इसीलिए WHO ने ये टर्म सोशल डिस्टेंसिंग बदल के फिजिकल डिस्टेंसिंग कर दी थी। फिजिकल डिस्टेंसिंग के जो नियम हैं वो अच्छी तरीके से पालन करें, उनका जो लॉकडाउन है उसका अच्छी तरीके से पालन करें। इसके लिए एक नेगेटिव तरीके की मैसेजिंग फैलाई गई थी जिससे लोग थोड़ा डरें और अपने घरों में रहें। उसके तहत एक जो चीज़ बताई गई थी वो ये थी कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हो, इससे आपकी मृत्यु निश्चित है, जिससे लोगों के दिल में थोड़ा डर बैठे और वो घर से बाहर ना निकलें जब तक कि बहुत महत्वपूर्ण कुछ काम ना हो। तो ऐसी जब मैसेजिंग की गई थी, नेगेटिव मैसेजिंग, उसकी वजह से भी देखा गया कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा भय हो गया और वो इस चीज़ से डरने लगे और इसका इम्पैक्ट जो है वो हेल्थ वर्कर्स पे आया। तो ऐसा देखा जाता है कि जब भी मैसेजिंग जो है वो नेगेटिव होती है, नकारात्मक संदेश अगर हम समाज में फैलाते हैं कि इस बीमारी से ऐसा हो जाता है, तो उसकी वजह से सोशल स्टिग्मा जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। यानी अगर कोई पाया जाता है इस बीमारी से ग्रस्त तो लोग उससे बातचीत करना छोड़ देते हैं, उसको बॉयकॉट करते हैं। तो ऐसे में ज़्यादातर जो मरीज़ होते हैं वो खुल के सामने नहीं आते, अपनी बीमारी के बारे में बात नहीं करते, उनको बताते नहीं हैं और ऐसे में बीमारी फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ HIV एड्स के शुरुआती अभियान के टाइम देखा गया था कि जब तक नेगेटिव मैसेजिंग चली थी तब तक ना लोगों में जागरूकता थी, ना लोग टेस्ट करवाते थे और ना इस बीमारी के लिए ट्रीटमेंट करवाते थे। ऐसे ही कुछ अभी भी हो रहा है। हम कोविड-19 के लिए बहुत नेगेटिव मैसेजिंग कर रहे हैं कि भरपाई जो है वो डॉक्टर्स नर्सेज को करनी पड़ रही है। ये जो नोवेल कोरोना वायरस है वो बहुत ज़्यादा संक्रामक वायरस है। इसके बावजूद हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो एकदम फ्रंट लाइन पे जाके लड़ रहे हैं, मरीजों की मदद कर रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं, अपनी जी जान से जुटे हैं। ऐसे में हम जो कर सकते हैं उन्हें सहानुभूति, करुणा और समर्थन सहयोग की ज़रूरत है, ना कि उन पे अटैक होना चाहिए। की कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं। इसमें हमने एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट की बात की थी। तो ये जो एक्ट है ये 1897 में आया था। जाहिर है 1897 में आया तो ब्रिटिश सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है और सबसे पहले ये ब्यूबोनिक प्लेग जो बॉम्बे में फैला था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उस ज़माने में, वहाँ पे लाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि जो एपिडेमिक डिसीज़ है, कोई भी महामारी अगर आती है तो उसको फैलने से कैसे रोकें, एक से दूसरे में फैले ना सोसाइटी में, इसके लिए इस एक्ट को लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत जो स्टेट होता है वो जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर हैं आपके पास, जो भी नॉर्मल नियम कानून की सुविधाएं हैं, उसके बियॉन्ड जाके कुछ टेम्परेरी रेगुलेशंस बना सकता है जो पब्लिक को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमारे काफ़ी सारे स्टेट्स में लॉकडाउन की जो स्थिति है वो इसी एक्ट के तहत रेगुलेशन बना है, लॉकडाउन वाला। ऐसे रेगुलेशंस जो हैं, ऐसे प्रोविजंस टेम्परेरी, वो पब्लिक को मानने पड़ेंगे जिससे कि आउटब्रेक जो है डिसीज़ का वो कम्युनिटी में स्प्रेड ना हो। इसके अलावा इस एक्ट के में और जो प्रोविजंस हैं उसमें है कि अगर कोई रेलवे से यात्रा करके आ रहा है तो उसका इंस्पेक्शन हो सकता है। यहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी नहीं आएगा।
दूसरा सेक्शन 2A जो है इस एक्ट का, वो शिप से अगर आप आ रहे हो तब भी आपको डिटेन किया जा सकता है और आपका इंस्पेक्शन हो सकता है। अगर कोई इंसान इस एक्ट के प्रोविजंस का पालन नहीं करता है तो इसके सेक्शन 3 के तहत आपको पेनल्टी हो सकती है, जिसके अंतर्गत ये साबित हो जाएगा कि आपने इस एक्ट के सेक्शंस ना मान के एक अपराध किया है, और वो अपराध जो है वो आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 188 के तहत ऑफेंसिव है। सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी जो है वो, अगर ड्यूटी पे कोई पब्लिक सर्वेंट है और उसने कोई नियम कानून बोला है और आप उसको डिसओबे करते हो, उसके बारे में बात करता है। इस एक्ट का सेक्शन 4 हालांकि ये कहता है कि अगर कोई इंसान अच्छे फेथ में यानी किसी अच्छे कारण की वजह से कोई काम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। यानी जो अगर डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिक स्टाफ है हमारा, या नर्सेज हैं, या पुलिस भी है, एसेंशियल सर्विसेज जो हम तक पहुंचा रहे हैं वो लोग हैं, तो वो गुड फेथ में काम कर रहे हैं, इसीलिए लॉकडाउन के जो प्रोविजंस है वो उन पे एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर वो सड़क पे निकलते हैं तो वो अपराध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पास है और वो ज़रूरी सेवाएं हम तक पहुंचा रहे हैं। तो गुड फेथ में किया गया कोई कार्य कानूनी कार्रवाई के तहत नहीं आएगा। कब कब इसको लागू करवाया गया है? सबसे लास्ट जो हुआ है वो 2018 में गुजरात के बरोडा जिले में हुआ था। वहाँ पे खेड़कर्मसिया करके एक गांव है जहाँ पे कॉलेरा फैल रहा था, तब इसे लागू करवाया गया था। चंडीगढ़ में मलेरिया और डेंगू जब फैला है तो उसके लिए इस एक्ट को लाया गया। 2009 में पुणे में जब स्वाइन फ्लू फैला था तब भी वहाँ पे स्क्रीनिंग सेंटर्स खोले इसी एक्ट के तहत, और स्वाइन फ्लू को नोटिफाइबल डिसीज घोषित कर दिया था। ये चेंजेस क्या किए हैं सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए? तो एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट में, महामारी रोग अधिनियम में 1897 की, अगर आप हेल्थ केयर वर्कर्स के खिलाफ कोई वायलेंस, कोई हिंसा करते हो, वो जो अपराध है वो कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा, यानी वारंट की जरूरत नहीं अरेस्ट करने के लिए, और आपको बेल नहीं मिल सकती। इसका जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है वो 30 दिन में पूरा हो जाना चाहिए और 1 साल के अंदर इसके लिए जजमेंट आ जाना चाहिए। पनिशमेंट होगा 3 महीने से लेकर 5 साल तक सजा, या 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक के बीच आपको जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने किसी स्वास्थ्यकर्मी को बहुत ज़्यादा ग्रीवियस इंजरीज की हैं, बहुत ज़्यादा चोटिल कर दिया है, तो आपको 6 महीने से 7 साल के बीच की सज़ा हो सकती है, और आपको 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो इसके अलावा ये वाले प्रोविजंस भी आप पे लग जाएंगे अगर किसी स्वास्थ्यकर्मी को आपने बहुत ज़्यादा हिंसा पहुंचाई है। अभी ऑर्डिनेंस के थ्रू ये चेंजेस लाए गए हैं, अमेंडमेंट किया है इस एक्ट का। इंडिया में स्टेटस क्या है हेल्थ सिस्टम का वो देख लेते हैं। भारत में हमारे पास कितनी कमी है डॉक्टर्स की, नर्सेज की, बेड्स की, और उसके बावजूद ये जो स्वास्थ्यकर्मी है ये हमारी कितनी सेवा कर रहे हैं, ये समझने में हमें आसानी रहेगी। सबसे पहले एक गवर्नमेंट डॉक्टर एक बार में 10,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रीट कर रहा है, जबकि WHO गाइडलाइंस रिकमेंड करती है कि 1,000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर होना चाहिए, और हमारे यहाँ 10 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन है। जो नर्स पेशेंट रेशियो है हमारे यहाँ वो 1:483 है, यानी करीब 500 लोगों पे आपके पास एक नर्स उपलब्ध है, जबकि WHO के गाइडलाइन के हिसाब से हम 2 मिलियन नर्सेज की अभी और ज़रूरत है। ऐसे ही हमें 6 लाख डॉक्टर्स की अभी और ज़रूरत है। हमारे पास 10,000 लोगों पे सिर्फ 8.5 हॉस्पिटल बेड्स हैं। तो ये देख के कि 10 गुना ज़्यादा अपनी हैसियत से काम कर रहे हैं हमारे जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, उसको अगर आप ध्यान में रखें तो आप समझ सकते हैं कि इन डॉक्टर्स और नर्सेज को इस टाइम हमारे सपोर्ट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। इस वक्त इंडिया में जो ये रिकमेंडेशंस हैं, इसके अलावा 2 गुना ज़्यादा डॉक्टर चाहिए, 3 गुना ज़्यादा नर्सेज चाहिए और 4 गुना ज़्यादा पैरामेडिक स्टाफ चाहिए। हमारी सरकार खर्चा कितना कर रही है स्वास्थ्य सेवाओं पे, वो हम दूसरे कंट्रीज से एक बार कंपेयर कर लेते हैं। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2015 से कंपेयर करें तो हमारा जो खर्चा है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अगर पर हेड देखें, पर कैपिटा खर्चा जो है वो सरकार ने जस्ट डबल कर दिया है 4 सालों के अंदर ही। पहले 1008 पर पर्सन था और अभी 1944 पर पर्सन है, लेकिन ये अभी भी बहुत कम है। टोटल एक्सपेंडिचर जो है सेंटर का और स्टेट का फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए वो 1.29% ऑफ GDP है, जो कि बहुत कम है। फाइनेंशियल ईयर 20 में अगर हम देखें कि कितना पर पर्सन कैपिटल एक्सपेंडिचर है सरकार का, तो वो सिर्फ 200 रुपये पर पर्सन है, जिसमें 12 जो स्टेट्स हैं, 12 राज्य, वो GSDP यानी
वो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सिर्फ 1% से भी कम खर्चा कर रहे हैं 12 राज्य इस टाइम। अगर हम इस डेटा को बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो हम लोग जहाँ पे 1.29% जीडीपी का खर्च कर रहे हैं, वहीं पे यूएस जो है वो 16.9% कर रहा है, जर्मनी 11.2% कर रहा है, फ्रांस 11.2% और जापान 10.9%। तो आप सोच सकते हो कि हमारी इनके कंपेयर में जो खर्चा है स्वास्थ्य सेवाओं पे वो कितना कम है।